this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Chaudhry Aurangzeb, Chairman of Al Kabir Developers. He started off with a mission to provide the masses with a premium lifestyle, keeping in mind their affordability, and successfully accomplished that through his real estate ventures. हेलो सर, वेलकम टू आवर शो. इट्स अ प्लेजर कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए. टू स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो आपकी कह लें एक प्रोफेशनल जर्नी रही है, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट लिया, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं और अपनी ऑडियंसेस को बताते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, डिस्कवर पाकिस्तान टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया. मेरे जो ये सफ़र का आगाज़ है ये 2005 में बैरियर टाउन से स्टार्ट हुआ. मैंने बैरियर टाउन में जॉब से अपने सफ़र का आगाज़ किया. अच्छा. और इस जॉब की वजह से मुझे मलिक रियाज साहब को और बैरियर टाउन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके पूरे इन्वायरमेंट को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला. और वहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ. जब मैंने देखा, जब मैं बेसिकली मलिक साहब को देखता था, वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम करते थे, लोगों के लिए आसानियाँ बांटते थे. जैसे कि बैरियर टाउन हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बेशुमार पेशेंट्स का फ्री इलाज होता था. तो मेरे दिल में ख्वाहिश आती थी कि मैं भी ऐसे काम करूँ. मलिक साहब से मैं बहुत मुतासिर था. मैं चाहता था कि इस तरह से अल्लाह मुझे भी तौफीक दे तो मैं भी इस तरह के काम करूं जैसे मलिक रियाज साहब करते हैं. सही. तो यही बेसिकली वो मोटिवेशन थी जिसने मुझे बिज़नेस की तरफ टिल्ट किया कि मैं भी अपने बिजनेस में जाऊं, अपने बिजनेस का आगाज़ करूं. हमेशा से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था या वो ओवर द टाइम ग्रेजुअली, या शुरू से था कि नहीं मैंने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में जो है नाम बनाना है? जी, बेसिकली मैं चूंकि एक किसान का बेटा हूं, मेरे वाले साहब फार्मर थे और ज़मींदारा करते थे, तो ज़मीनों के साथ हमारा एक कह लें कि ख़ानदानी ताल्लुक है, एसोसिएशन है. तो ज़मीनों के साथ किसान के भी तकरीबन वही काम है और जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उसका काम भी ज़मीन के साथ है, डेवलपर का काम भी ज़मीन के साथ होता है. तो ये बिजनेस मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपनी कोई प्राइमरी फील्ड से हट के किसी दूसरी जगह पे मैं जा रहा हूँ. तो ये बिजनेस मुझे इसलिए भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था कि जिस तरह से हम अपनी ज़मीनों पे काम करते थे, मेरे वाले साहब करते थे और हमारे दादाजी करते थे, उनको मैं देखता था. तो फिर जब मैं बैरियर टाउन में आया तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल एक सिमिलर बिजनेस है. आपकी रूट्स से रिलेटेड था? जी, रूट से रिलेटेड था. तो इसलिए उसको समझने में मुझे कुछ ज़्यादा दुश्वारी नहीं पेश आई. और फिर मैंने 2010 में अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस का आगाज़ किया. और फिर मैंने एक चीज़ और इसमें ऑब्ज़र्व की कि जैसे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जैसे DHA है, बैरियर टाउन है. ये आपको पता है कि बड़ी पोश सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे हर आदमी प्लॉट नहीं खरीद सकता. बिल्कुल. तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क्लास है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको शऊर तो बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि अच्छी जगह पर रहें, लेकिन उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास वसाइल इतने नहीं हैं कि वो इन सोसाइटीज़ में जगह ले सकें. तो मैंने सोचा कि हम पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए एक ऐसा काम करें कि जो लोग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड तो वैसा ही हो, उन सोसाइटीज़ जैसा हो, लेकिन उनको प्राइस इकोनॉमिकल मिल जाए और पेमेंट प्लान उनके हिसाब से हो कि अगर वो जॉब भी करते हैं तो अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकें. तो इसी सोच को सामने रखते हुए अपने बिज़नेस का आगाज़ किया. तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं. अच्छा, और जब आपने इवेंचुअली अपना काम शुरू किया और उसके बाद सोच आपकी ऑब्वियसली ये थी जो आपने बताई है, उसकी बेसिस पे जो अल कबीर टाउन है उसकी इनिशिएशन और कह लें उसका आइडिया, उसकी इंस्पिरेशन कैसे आई? जी, बेसिकली देखें कि आप जब कोई भी बिज़नेस करने का सोचते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारी एक एसोसिएशन थी लैंड के साथ, लैंड के बिज़नेस के साथ. तो अल कबीर टाउन हमने इसी सोच के ऊपर लेके आए, या ये कह लें कि इस वजह से ये चीज़ का आगाज़ हुआ कि एक उस क्लास के लिए मैं काम करना चाह रहा था जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर कोई और दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा था.
जो जॉब होल्डर्स थे उनके लिए प्लॉट लेना नामुमकिन सी बात थी कि पेमेंट प्लान इतने हाई होते थे सोसाइटीज़ के अंदर कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या प्लॉट के साइजेस बड़े साइजेस के प्लॉट होते थे, लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हमने एक अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया और बेसिकली अल कबीर टाउन की पहचान है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि अल कबीर टाउन का यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो अफोर्डेबिलिटी होगा विद ऑल द अमेनिटीज और वही फैसिलिटीज जो आपको बिगर ब्रांड्स या बिगर सोसाइटीज में मिलता है। ऐसी है जी, बिल्कुल सही। तो जब आपने सोचा कि मैंने ये वेंचर शुरू करना है तो आई एम श्योर उसमें बड़े चैलेंजेस और हिंड्रेंसेस आई होंगी, तो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जिनको फेस किया और फिर उनको कैसे डील किया? जी देखें, ये तो बिल्कुल बड़ी बुनियादी सी बात है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने का सोचते हैं और स्पेशली उस वक्त जब आप सोचते हैं जब आपके पास वसाइल ना हो, हाँ। तो वो आपके लिए एक चैलेंज ही होता है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरी तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई है या ऐसा अल्लाह ताला ने मुझे सोच दी है कि मैं तो हर प्रॉब्लम को भी और हर चैलेंज को भी एक बड़ा सीखने का मौका समझ के उसको लेता हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज थे, वसाइल कम थे और सोच बड़ी थी। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो उसको मीट नहीं करते थे, उस सोच को, उस विजन को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मेरे दोस्तों की हेल्प, मेरे घर वालों की हेल्प, मेरी फैमिली की, मेरे भाइयों की और मेरे साथ जितने जॉब करते थे लोग, जो मेरे कुलीग थे जॉब के दौरान, हर एक बंदे ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अच्छा। तो उन सब लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ जी, और ये टारगेट मैं अचीव कर सका हूँ। बेशुमार चैलेंजेस आए लेकिन सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने पूरे किए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल तरीके से रन कर रहे हैं। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंडर और कौन कौन से वेंचर्स हैं जिनको आप एक्टिवली लेके चल रहे हैं, सो दैट आवर ऑडियंसेस नो कि आप किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? इसमें अल कबीर टाउन है, इसमें किंग्स टाउन है, इसमें मरियम टाउन है, इसके अंदर एक हमारा गोल्फ इनक्लेव के नाम से प्रोजेक्ट है। अच्छा। हमारे अल कबीर अपार्टमेंट्स हैं और इस्लामाबाद के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट लेक व्यू रेजिडेंशिया के नाम से है, जो हाई राइज बिल्डिंग है। इसके अलावा हम एक एजुकेशन नेटवर्क बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन का सेटअप बनाने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी कदम होगा इंशाल्लाह ताला। तो हम जो एक अल कबीर की अम्ब्रेला के अंदर ये एजुकेशन नेटवर्क लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हमारा मेन प्राइमरी फोकस होगा कि हम बच्चों को शऊर दें, उनकी एक अच्छी तरबियत करें, उनको एक कौम बनाएं, उनकी एक इखलाकी तरबियत करें। अच्छा, गिवन कि आपने इतना स्क्रैच से शुरू किया, बिल्कुल अपनी स्ट्रगल्स के साथ, और जैसे आप बता रहे थे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम थे, एंड नाउ यू आर डूइंग सो मच, माशाल्लाह, इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली कभी ऐसे भी फेजेस आते होंगे जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जा रही या एकदम से कोई सरप्राइज चैलेंजेस आ गए हैं, तो फिर ऐसे टाइम में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, कैसे अपने अंदर वो एनर्जी रखते हैं कि नहीं, आई हैव टू कीप ऑन गोइंग? दो चीज़ें हैं कि आपका जब अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल होता है ना, बिल्कुल, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो आप ये समझ लें कि आपका तवक्कल वीक है। सही, ठीक है। तो आपका अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल इतना मजबूत होना चाहिए कि स्ट्रेस को आपके पास से भी नहीं गुजरना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको ये समझता हूँ कि ये मेरी सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप है। तो मैं उस प्रॉब्लम को अपनी सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करके उसके ऊपर पाँव रख के आगे चला जाता हूँ। जबरदस्त। तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी मैं ट्रीट करता हूँ। मैंने आज तक कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं। बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक टिप है हमारी ऑडियंसेस के लिए, एंड आई ट्रूली अग्री कि वाकई तवक्कुल हो तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपकी जब नीयत साफ होती है और आपका ईमान होता है कि मैं एक साफ नीयत के साथ डिलीवर करने चीज़ें जा रहा हूँ, तो फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मुझे ये बताएं कि आपके नज़रिए से जो अगर हम पूछें कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट, और फर्दर आपके ओपिनियन में क्या ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू फर्दर अपलिफ्ट दिस इंडस्ट्री, चाहे वो कह लें हाउसिंग से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर लैंड है, इस बारे में थोड़ा सा अपना टेक दें। इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है ना जी, उसको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम करना चाहिए। और आप देखें, जब आप पूरी दुनिया को स्टडी करते हैं, आप देखें अमेरिका के अंदर, यूके में, मिडल ईस्ट के अंदर, यूएई में, जब आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज में अप्रिशिएट किया जाता है। देखें, किसी भी मुल्क की माइशत का सबसे बड़ा पिलर जो है वो रियल एस्टेट है।
जिस मुल्क की रियल एस्टेट स्टेबल नहीं होगी, उस मुल्क की इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर आप फोकस करें तो इसके अंदर हमारी जो पाकिस्तान की एक है ना, कह लें तकदीर बदल जाएगी। प्रोग्रेस छुपी है। हाँ, प्रोग्रेस छुपी हुई है। पाकिस्तान का कर्जा और कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं उतार सकती सिवाय रियल एस्टेट के। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वेरियस सोसाइटीज़ हैं और जगह जगह अब तो सोसाइटीज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या कुछ नज़र आता है, और कंपटीशन जो है वो रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़ गया है इन द कमिंग लेट जो कह लें साल गुजरे हैं। तो उस कंपटीशन के साथ आप कैसे डील करते हैं, कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो वन स्टेप अहेड रहें बाकियों से? जी, बेसिकली मैं कंपटीशन में कभी काम नहीं करता। मेरा ये बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैं लोगों की ज़रूरत के मुताबिक काम करता हूँ। मैं कभी भी उस दौड़ में नहीं दौड़ता जो लोग एक अपनी डायरेक्शन डिफाइन किए बगैर भाग रहे होते हैं, जस्ट इसलिए भाग रहे होते हैं कि दूसरे भाग रहे होते हैं। मैं सिर्फ उस वक्त दौड़ता हूँ, उस वक्त काम करता हूँ जब मुझे फील होता है कि मुझे काम करना चाहिए, इस काम की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूरत के तहत ही काम करता हूँ जी। हम कभी किसी कंपटीशन में नहीं जाते हैं। हर अदारे का एक अपना तरीक़ाकार है। डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका एक होता है, मोटो होता है कि आप मैक्सिमम सेल करें, आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी चीज़ बेचें। हम अपनी प्रोडक्ट ऐसी डिज़ाइन करते हैं जो लोगों की ज़रूरत होती है। हमें उसके लिए किसी, आप देखेंगे कि सबसे कम ऐड या ना होने के बराबर ऐड अल कबीर टाउन का होता है। आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि हमारे बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हों। तो उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, हमारी सप्लाई कम है। यानी कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्लॉट्स बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, वो उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी है, उसकी डिमांड उससे बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमें कभी भी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हम किसी दूसरे के साथ अपना कंपटीशन करें या हम उस दौड़ में जाएं कि हम ज़्यादा चीज़ें सेल करें। तो हम एक रियलिस्टिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो लोगों की ज़रूरत है कि हम प्लॉट देते हैं, लोग फ़ौरन उस पर घर बनाते हैं, अपनी रिहाइश तैयार करते हैं और लोगों को उनकी फ़ौरन छत मिल जाती है। वेलकम बैक टू आवर शो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ये कह लें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी होती है। उस लिहाज से अल कबीर किन CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो वेलफेयर चैरिटी से रिलेटेड हो, गिवन कि आपका खुद का जो विजन और पैशन है वो टू हेल्प पीपल एंड फॉर द बिगर गुड है, तो उस बारे में बताएं। जी, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल ऑफिस असिस्टेंट से लेके तो एडमिनिस्ट्रेटर तक की जॉब्स की हुई हैं, तो मुझे एम्प्लॉइज़ के जो मसाइल हैं उनका बड़ा बेहतर तरीके से अंदाज़ा है। तो हमारा प्राइमरी फोकस है अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर कि आप जब भी वेलफेयर करने का सोचते हैं, आप वेलफेयर करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो वो चिराग तले अंधेरे वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया में आतमताई बने फिरें और पूरी दुनिया पे आपने लंगर खाने खोले हुए हों और आपके अपने जो एम्प्लॉई वो डिस्टर्ब हों। तो हम अपने एम्प्लॉइज़ की मेडिकल सहूलियात का, उनकी एजुकेशन का हम ख्याल रखते हैं। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक बड़ी ज़्यादा गुर्बत है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर हैं। तो चूँकि मेरे आइडियल आपको पता है कि मलिक रियाज साहब हैं, तो मैंने जब देखा था कि उन्होंने लंगर खाने बनाए, लोगों के लिए दस्तरखान बनाए, तो उसी पैटर्न पे चलते हुए हमने भी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लंगर खाने खोले हुए हैं जहाँ से लोगों को 2 वक्त का एक अच्छा बाइज़्ज़त तरीके से खाना दिया जाता है। और इसके अलावा हमने फ्री एम्बुलेंसेस रखी हुई हैं, जिसके अंदर हम अपने टाउन के लोगों को भी और टाउन के अलावा जो इसके साथ साथ दही इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है, और स्पेशली वो इलाके जहाँ पे 112 122 जो रेस्क्यू सर्विस नहीं पहुँच पाती, उन इलाकों में हमने एम्बुलेंसेस डोनेट की हुई हैं जो वहाँ पे लोगों का ख्याल रखते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम कुछ लोगों को एजुकेशन के अंदर स्पॉन्सर करते हैं ताकि जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को आगे लेकर चल सकें। दैट इज़ ग्रेट टू नो कि आप इतना कुछ और इतना एक्टिवली जो है इन्वॉल्व हैं सब में। अच्छा, जैसे यू वर टेलिंग अस कि आपकी एक एसोसिएशन रही है एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, और डेयरी इंडस्ट्री में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो कोई ऐसे करंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड अभी चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जी अल कबीर डेयरी फार्म्स के नाम से हमारा लाइव स्टॉक का एक पूरा फार्म है जी। अच्छा। जिसके अंदर हम एक बड़े अच्छे लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। जिसके अंदर हम मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा ये कंसर्न था कि हम इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन ऐसी करें कि लोगों को प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकें। जबरदस्त। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। हाँ। डेयरी के बिजनेस के अंदर, लाइव स्टॉक के बिजनेस के अंदर, फार्मिंग के बिजनेस के अंदर। अब आपकी एसोसिएशन है पॉलिटिक्स से भी, ये एकदम
कहाँ से रियल एस्टेट एंड देन डेयरी, एग्रीकल्चर, फिर पॉलिटिक्स, ये शिफ्ट कैसे आया? बेसिकली ये जो बिजनेस है ना जी, आजकल मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस भी मैं सुनता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, जैसे कि आपके प्रोग्राम भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, आपने उसमें बहुत सारी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं जी। हमारे यहाँ ये एक, मैं कहता हूँ, बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमने पैसे की अचीवमेंट को सक्सेस समझ लिया है। सही, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस कर लेना, बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर देना, मेरे नज़दीक ये सक्सेस नहीं है। सही, ये आपका मकसद हयात नहीं हो सकता। पैसा कमाना, बिजनेस खड़ा करना, ये एक आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़रूरी है, आपकी मुआशी ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़रूरी है। बचपन से जब से अल्लाह ताला ने मुझे होश दिया है, जब से मैं स्कूल जाने लगा या मेरे अंदर ख्यालात आने शुरू हुए या अल्लाह ताला ने मुझे शऊर दिया, तो मैंने पहले दिन ये सोचा था कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँगा, मैं दुनिया के लिए कुछ करूँगा। तो ये बेसिकली जो मेरा प्राइमरी कंसर्न है और जो मेरा बुनियादी मकसद हयात है, वो ये है इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की भलाई और दूसरों के लिए काम करना और फिर मरने के बाद लोगों के दिल में जिंदा रहना। उसके लिए फिर मैंने चूज किया, मैंने स्टडी की, रिसर्च की कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर सकता हूँ। तो सियासत में आने का मेरा मकसद वोट लेना नहीं है, मेरा मकसद जस्ट लोगों की भलाई है। अगर मैंने लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, मैंने लोगों की थिंकिंग चेंज कर दी, मैंने लोगों को अखलाकियात सिखा दी अपने इस तरीके इताअत के प्लेटफॉर्म से, तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया हूँ। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन गया और लोगों का मैं ज़हन ना बदल सका, लोगों के अंदर मैं शऊर ना दे सका, तो फिर मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो ये बेसिकली वो थॉट है जो बचपन से मेरे अंदर है, जो कि वसाइल आने के बाद मैंने नहीं ये सोचा कि मेरे पास अब पैसा आ गया है, वसाइल आ गए हैं, बिजनेस बन गया, मेरे लिंक्स बन गए, तो मैं अब सियासत में चला जाऊं। मैं इक़्तिदार की हवस के लिए मैंने ये काम नहीं किया। ये काम मेरा मकसद हयात है, यानी कि दुनिया से जो मैं चीज़ अचीव करके जाना चाहता हूँ, वो मैं ये अचीव करके जाना चाहता हूँ कि जब भी मैं अल्लाह ताला के सामने जाऊँ, हम सब ने जाना है एक दिन, तो जब हम एट द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, तो हम कुछ ऐसा दिखा सकें कि हमारे पास कुछ ऐसी कोशिश थी कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया और 7 अरब 7.5 अरब या 8 अरब लोग जिस वक्त दुनिया में प्रेजेंट हैं, उनमें एक चौधरी औरंगजेब है जो अल्लाह ने पैदा किया, और उस जैसा अल्लाह ने कोई दूसरा पैदा नहीं किया। आप भी इंडिविजुअल हैं, दुनिया में हर बंदा इंडिविजुअल है, तो उसकी कीमत ये है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की, मैं समझता हूँ कीमत ये है कि आपको इतना क्रिएटिव काम करें, इतना प्रोडक्टिव काम करें कि लोग उससे बेनिफिट हासिल करें। वेल, दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थॉट प्रोसेस जो आपका है, और बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है जब इस तरह का एक आउटलुक आता है कि जो मनी माइंडेड नहीं है, सिर्फ मनी मेकिंग इज़ नॉट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा, मुझे बताएं कि गिवन कि आपने इतना कुछ जो है शुरू किया, अचीव किया, एंड यू हैव बीन सक्सेसफुल एट ऑल योर वेंचर्स, तो कभी कभी ये थॉट प्रोसेस आता है कि बस बहुत कुछ कर लिया, या कभी ये लगे कि अब मुझे मज़ीद कुछ करने की क्या ज़रूरत है, या कभी होता है ना इंसान समझता है आई हैव डन सो मच, उसमें फिर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं कि नहीं अभी तो मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है? हाउ डू यू डू दैट? जब मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचता हूँ तो वो तो स्टेज बहुत पहले गुजर गई कि जब मैं सोचता था कि मेरी ज़रूरत के लिए, मेरे बच्चों की ज़रूरत के लिए, मेरी फैमिली की बुनियादी ज़रूरियात के लिए बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दे दिया है, तो अब फर्दर इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने मज़ीद काम करना है और वो लोगों के लिए करना है। मेरी जो ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी हुई है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और उस आवाम के लिए जो डिज़र्व करती है कि उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी जाए, और इसका कोई रिटर्न मुझे किसी इंसान से नहीं चाहिए, सिर्फ फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए ये मैंने काम किया है। और मैं अब जितना भी काम कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मैं इबादत समझ के कर रहा हूँ, और जब इंशाल्लाह ताला ये हमारी मूवमेंट, ये चीज़ें, ये स्ट्रगल सक्सेसफुल होगी और एक मकाम पे पहुंचेगी, तो लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे, ये एक हिस्ट्री बनेगी और लोग इसको रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने लिए जीना ना सीखें, आप दूसरों के लिए जीना सीखें। सबसे पहले आप खुद हैं, उसके बाद आपकी अपनी हेल्थ है, फिर आपकी अपनी फैमिली है, उसके बाद जब आप समझते हैं कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी हुई हैं, बिजनेस करने के हवाले से, कंट्रीब्यूट करने के हवाले से, कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने के हवाले से, तो आपको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। जो सलाहियत आपके अंदर है उससे दूसरों को बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है वो एक लायबिलिटी है आपके ऊपर,
जब तक आप उससे दूसरों को मुस्तफीद नहीं कर देते, हाँ, वो एक लाइबिलिटी की तरह आपके ऊपर रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि जिस इंसान को अल्लाह ने जो काबिलियत दी है, हाँ, वो काबिलियत वो दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों को उससे मुस्तफीद करे। और यही वो थॉट है कि जो मुझे रुकने नहीं देता। जब भी मैं रुकने का सोचता हूँ, जब भी मैं ठहरने का सोचता हूँ कि बस काफ़ी हो गया, कर लिया है, तो फिर मुझे फ़ौरन वही ख्याल आता है कि नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे काम करना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है तो ये दूसरों के लिए बुरे कार लानी चाहिए। एक नॉर्मल दिन ऑफिस में आपका कैसे गुजरता है? किस तरह के बॉस हैं? लीडरशिप स्टाइल कैसा है? जो लोगों को साथ मिला के चलता है, लोगों को साथ लेके चलता है, वही लीडर होता है। और मेरे बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, लोग कॉमनली कहते हैं ये चीज़ कि दुनिया का वो बंदा जिसकी किसी के साथ गुजारा नहीं होता, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप उसको मेरे पास छोड़ जाएं। अच्छा, मेरे साथ वो भी बड़े अच्छे तरीके से चलेगा, मेरे साथ वो भी खुश रहेगा। जो बंदा अच्छा है, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज ही अच्छी हैं, अगर आप उसके साथ चल रहे हैं, फिर आपका क्या कमाल है? आप कुछ भी नहीं है। True. आपका कमाल इसी के अंदर है कि अगर दूसरे बंदे के अंदर कोई बुराई है, बिल्कुल, उसके अंदर कोई कमी है, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको अपने साथ लेकर चलें। और आपने जो पूछा, मेरे अंदर वो बॉस वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। अच्छा। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ कि जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उसी तरह से मेरी ये सेकंड फैमिली है। रात मेरी अपने बच्चों में गुजरती है तो दिन मेरा इस फैमिली के साथ गुजरता है। और लोग मुझसे प्यार करते हैं जी, और लोग मेरे काम से, मेरे जज्बे से प्यार करते हैं। इसलिए मुझे कभी भी ये कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई काम करना ही नहीं पड़ा कि मैं लोगों को गधों की तरह हाँकूं या उनके ऊपर बड़ी कोई स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगाऊं। आपने देखा होगा कि लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो घड़ी को देखते रहते हैं कि कब 5 बजे और वो चले जाएं। तो मेरे साथ काम करने वाले लोग घड़ी की तरफ नहीं देखते, वो मेरी तरफ देखते हैं। अगर मैं 24 घंटे ऑफिस में बैठा हूँ, लोग 24 घंटे बैठेंगे। अच्छा। हाँ जी। और अगर मैं नहीं भी ऑफिस में हूँ तो वो फुल डिवोशन के साथ काम करते हैं। और ये तभी मुमकिन होता है, इसके लिए आपको कोई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। इस काम के लिए आपको जरूरत है अपना दिल और अपनी नीयत साफ करने की। आप जो नीयत इरादा अपनी टीम की तरफ रखेंगे, वही नीयत और इरादा आपको वापस मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट स्किल ये है कि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ आर्टिफिशियल तरीकों के साथ ट्रीट ना करें। उनका दिल जीतने के लिए कोई आप आर्टिफिशियल तरीके ना आजमाएं। जस्ट अपने दिल में उनको जगह दें, उनको मोहब्बत दें, उनको रिस्पेक्ट दें, जो वो डिजर्व करते हैं आप उनको दें। वो ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करेंगे। और लॉयल्टी तो फिर देखें ना, जब आपकी लॉयल्टी उनके साथ है, हर एक्शन का रिएक्शन है। बिल्कुल, आप प्यार देंगे, आपको प्यार वापस आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप किसी को प्यार दे रहे हो, आप किसी का भला सोच रहे हो और वो आपका ना सोच रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ऑफिस में भी दिन ऐसे ही गुजरता है। तो मुझे लगता है मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, और जब घर में भी होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम गुजरता है। दैट इज ग्रेट। अच्छा, जैसे अभी हम ऑफिस और एम्प्लॉइज और ये सारी बात कर रहे थे, आप जब किसी इंसान को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, फॉर एग्जांपल आप किसी को हायर कर रहे हैं, तो आप एज एन एम्प्लॉयर एंड एज एन एक्सपर्ट क्या ऐसे 2-3 कह लें एलिमेंट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं इन प्रोफेशनल, जिसको आप सोचें कि हाँ दिस पर्सन शुड बी ए पार्ट ऑफ माय टीम? जी जी, इसमें एक तो हमारा बड़ा जी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लोगों के यहाँ आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि जब वो एम्प्लॉय रखते हैं वो बड़ी छान फटक करते हैं कि बड़ा लायक, बड़ा काबिल तरीन बंदा जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि हम पहली कोशिश ये करते हैं, हम ये एवेलुएट करते हैं कि हमारे पास क्या टाइम स्पैन ऐसा है कि हम एक फ्रेश रिसोर्स को हायर करें, फिर उसको ट्रेन करें, फिर उसको प्रमोट करें। अच्छा। तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि हम फ्रेश लोगों को लें जो फ्रेश एजुकेटेड हैं या जो अभी अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचे कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज करने जा रहे हैं। तो अगर आपने एक कॉम्पिटेंट बंदा रख लिया है और उससे आपने काम ले लिया है, तो ये तो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस चल रही है ना। तो अगर हमारे पास टाइम में गुंजाइश हो कि हम एक बंदा हायर कर सकें, हम उसको ट्रेन कर सकें और फिर उसको प्रमोट कर सकें, तो हम यही काम करते हैं। अगर हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हो और हमें जरूरत हो कि हमें ट्रेंड बंदा ही चाहिए, तो हम 2 चीजें देखते हैं कि जिस पोस्ट के ऊपर उसको हायर किया जा रहा है उससे रेलेवेंट उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, और सेकंड नंबर पे उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 चीजें ही हैं मेन कॉमनली जो देखी जाती हैं, तो वो हम भी देखते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि नए आने वाले बच्चों को मौका दिया जाए, उनको ट्रेंड और प्रमोट किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के रोजगार के लिए उनको अच्छे मौके मिल सकें। बिल्कुल। वेलकम बैक टू आवर शो।
अच्छा, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, तो वो एक बड़ी मैन ओरिएंटेड फील्ड लगती है, और है भी, ज़्यादा डोमिनेशन इसमें मर्दों की ही है। लेकिन आपको लगता है कि ख़वातीन का कोई एलिमेंट वर्कफोर्स में यहाँ शामिल हो सकता है, या ख़वातीन भी एज इन्वेस्टर्स जो हैं वो रियल एस्टेट में आ सकती हैं? हम देखें जी, ये तो जस्ट एक माइंडसेट है कि जिसके अंदर हम ये डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली औरत है या मर्द है, अल्लाह ताला ने दोनों को सेम क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है। अल्लाह ताला ने दोनों को एक जैसी समझ, अकल, वसाइल, आज़ाद, हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी है। और औरत और मर्द पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि बराबर काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन को इस बिज़नेस में आना चाहिए, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस बिज़नेस में आ चुकी हैं और बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस वो कर रही हैं। अच्छा। और इसके अंदर देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे जब हम घर बनाते हैं, घर जब हम बनाते हैं, जब किचन को डेकोरेट करना होता है, जब उसका इंटीरियर डेकोरेट करना होता है, एक मर्द को तो ये सेंस ही नहीं कि पर्दे किस कलर के लगने हैं, फर्नीचर किस तरह का आना चाहिए। ये कम्बिनेशन तो एक खातून ही बेहतर अंदाज में कर सकती है। तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग का जितना काम है, एक ही अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फीमेल्स को अल्लाह ताला ने ये अकल सलाहियत दी हुई है कि वो इस चीज को बेहतर जजमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मुश्किल काम है, सख्त काम है, डेवलपमेंट करनी है, मशीनरी चलानी है, मैं समझता हूँ उस तरह के कामों में मर्दों को रहना चाहिए। और जो इस तरह के नक्शो निगार वाले काम है, जिसके अंदर खूबसूरती पैदा करने वाले काम है, उसके अंदर खवातीन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। हमारी अभी हम एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम स्पेशली एक रियल एस्टेट का ये कोर्स रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर लड़कों को भी और लड़कियों भी एजुकेट किया जाएगा कि वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोफेशनली आपको सबसे मुश्किल डिसीजन लेना क्या लगता है, या कोई ऐसा एक डिसीजन भी हो सकता है जो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लिया हो, या जनरली जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो या आप अवॉइड करना चाहते हो? जब हमने जी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन चलना शुरू हो गई, तो इसके अंदर एक वक्त था जो एक डिसीजन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मैंने उन लोगों के लिए काम किया जो टीचर्स थे, जो बैंकर्स थे, सही। वो लोग जो पढ़ी लिखी क्लास थी और जो घर लेना चाहते थे, उनकी एक सर्टन इनकम लेवल था। बिल्कुल। लेकिन एक क्लास उनके बाद भी ऐसी आती है जिसको आप लेबर क्लास कहते हैं। हाँ। उनके लिए तो किसी ने भी नहीं सोचा हुआ। सही बात है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी कोई काम किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग भी जो ये सोचते ही नहीं है, हाँ, जो ये ख्वाब भी नहीं रखते कि हम कभी घर लेंगे, तो मैंने सोचा कि उनको भी ये ख्याल आना चाहिए कि वो घर ले सकते हैं। अच्छा। तो उनके लिए मुझे कोई ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो लोग भी घर लेने के काबिल हो जाएं। अब देखें ना, जैसे हमारा हेयर ड्रेसर होता है, हाँ, जैसे हमारा लॉन्ड्री मैन है, जैसे हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं, तो हर कोई एलीट क्लास के लिए काम करता है। सही है। हर कोई पैसे वालों के लिए काम करता है। तो उन लोगों के लिए कोई काम नहीं करता कि जिनके पास पैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो अब उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है कि जो चीज भी आपने देनी है, वो पैसे के साथ वो खरीद सकते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान किया कि जिसके अंदर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं था। अच्छा। बल्कि उसकी कॉस्ट पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा। तो मैंने फिर अपनी पूरी टीम को, अपने सारे लोगों को बिठाया, अपने इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को और डेवलपमेंट टीम को, सिविल इंजीनियर्स को। तो मैंने कहा कि आप मुझे हर सूरत में अपनी लैंड प्रोवाइडिंग टीम को, कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहता हूं जिसके अंदर जिस बंदे की इनकम कम से कम भी है, वो किसी ना किसी सूरत में प्लॉट लेने के और घर बनाने के काबिल हो जाए। अच्छा। तो वो एक ऐसा डिसीजन था कि यहाँ पे जो हमारी सराउंडिंग में लैंड है वो बहुत महंगी हो चुकी थी। हमने वो लैंड खरीद के एक बड़ा ही अफोर्डेबल प्लान देना था। और बड़े लोगों ने आपको मना भी किया। हाँ, और बड़े लोगों ने हमें मना। मेरे बड़े करीबी दोस्तों ने, मेरे बड़े जो आप कह लें कि जो मेरे एडवाइजर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ एडवाइजर है, जिन लोगों से मैं मशवरा करता हूँ, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये एक ऐसा काम है, एक तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई इसके अंदर बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि ये मुश्किल काम है, इस इतने पैसों में ये काम नहीं हो सकता। तो आप यूं समझ लें कि वो हमने तकरीबन 5000 लोगों के लिए प्लॉट्स का प्लान किया, जो आप समझें कि एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। सही। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पहले कर दी बिलियन ऑफ रुपीस की, और अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट लोगों से फिर 10 साल में चार्ज की। अच्छा। ठीक है। तो इस तरह के हमने जो प्लान्स दिए लोगों को, 5 इयर्स प्लान दिए हैं,
लंबे पेमेंट प्लान दिए हैं, तो वो एक ऐसा डिसीजन था जो बड़ा मुश्किल था करना। आप कारोबारी लिहाज से जब सोचते हैं तो बड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब आपके अंदर जज्बा होता है, आपने कर लिया, आपने लोगों के लिए कुछ करना होता है तो आप कर लेते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमने किया और वो डिलीवर किया हमने लोगों को। अच्छा, प्रोफेशनली तो आई थिंक आपने 2-3 दफ़ा मेंशन किया है कि आपकी इंस्पिरेशन या रोल मॉडल जो है वो मलिक रियाज साहब रहे हैं जी, बिजनेस के हवाले से। तो उसके अलावा पर्सनल बेसिस पे कोई आपके रोल मॉडल, इंस्पिरेशन जो रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें ना अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है कि हमारा रोल मॉडल कौन है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अस्वा हसना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बिल्कुल। तो मेरे लिए रोल मॉडल वही, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बिल्कुल। और उसके बाद रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए हज़रत अली, वो मेरे आइडियल पर्सनैलिटी हैं। मैं उनसे, आप कह लें कि जब से मैंने आँख खोली है या होश संभाली है, तो मेरा उनके साथ एक इश्क है और मैं उसको बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों के अंदर कि मैं उनको कितना ज़्यादा स्टडी करता हूँ। अच्छा। उनकी पर्सनैलिटी से मुझे कितना ज़्यादा प्यार है, हर मुसलमान को ही है, लेकिन मेरे लिए जैसे जो आपका क्वेश्चन था, तो वो मौला अली की ज़ात हैं। अच्छा। कि जिनको मैं अपनी आइडियल पर्सनैलिटी समझता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, उनके फरमान पढ़ता हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब हमने काफ़ी आपसे प्रोफेशनल और टेक्निकल किस्म के सवालात किए हैं, अब थोड़े से लाइटर क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी करें। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस? जी, बस आइडिया ऑफ हैप्पीनेस मेरे नज़दीक सिर्फ एक है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो मेरे नज़दीक सिर्फ यही आइडिया ऑफ हैप्पीनेस है। अच्छा, जब बहुत ओवरवर्क्ड फील करें या बहुत स्ट्रेस है, थक गए हैं कामों से, तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो करना चाहें टू ब्रेक ऑफ सम स्ट्रेस, तो वो क्या होगी? वो जी मैं गोल्फ खेलता हूँ। अच्छा। तो बस फिर मैं गोल्फ के लिए चला जाता हूँ। जब मैं देखूँ कि थोड़ा मुझे ज़रूरत है ब्रेक की, तो फिर एक गेम होती है, खेल होती है, जिससे आपको थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। बिल्कुल। तो बस फिर मैं वही गेम ही खेलता हूँ। इतने बिजी स्केड्यूल में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं? हाँ जी, ये थोड़ा मेरे लिए भी एक मुश्किल काम है, ट्रिकी है। हाँ जी जी जी, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिसमें मैं अभी तक 100% सक्सेसफुल नहीं हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें। इसमें मैं अपनी वालदा को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरी वालदा ने हमें चूँकि पाला, हमारी तालीम की, उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो मैनेज की हुई हैं। अच्छा। मुझे इतनी वो घर की फिक्र नहीं होती। और उसके बाद फिर मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, उनको वो बहुत अच्छी हैं जी। उन्होंने भी चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है, उनको पता है कि मेरी कमिटमेंट्स क्या हैं, मेरी मसरूफियात की हैं, तो वो एक रवायती बीवियों की तरह वो जिद नहीं करती हैं कि जी हमें ज़्यादा टाइम दें, जब तक आपका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये लेवल ऑफ सक्सेस या ये लेवल ऑफ वर्क आप नहीं कर सकते। जी, तो वो मेरी वालदा को और मेरी बीवी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ का वो ख्याल रखती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हैं। जी जी। पाकिस्तान में फेवरेट डेस्टिनेशन? पाकिस्तान में इस्लामाबाद मेरी फेवरेट प्लेस है। हाँ जी, मुझे इस्लामाबाद, आगे नॉर्दर्न एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान का खूबसूरत एरिया देखना चाहूँ तो इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग्स ही देखता हूँ। अच्छा, और वैसे आप बड़े काम एंड कलेक्टेड से लगते हैं, लेकिन गुस्सा जो है वो हर इंसान के अंदर एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो जब आपको गुस्सा आए तो आप कैसे उसको डील करते हैं? जब मुझे गुस्सा आता है ना जी, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। तो बस मैं अपने गुस्से को इसी तरह से कंट्रोल करता हूँ। तो अगले को पता कैसे चलेगा कि आपको गुस्सा आया हो? मैं कोशिश करता हूँ जी कि मैं अगले को फील ही ना कराऊँ। हाँ जी, मैं अपने गुस्से को अपने ही ऊपर ले लेता हूँ, दूसरों पे नहीं जाने देता गुस्से। अच्छा, नाउ टू सम अप आवर कॉन्वर्सेशन, मुझे बताएं कि अगर आपको एक नटशेल में बताना पड़े कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उससे आपने क्या सीखा, तो वो क्या होगा? जी, अभी तक की जो ये सारा सफ़र हमने किया है जी, इसमें सबसे बड़ी सीखने की बात ये है, जब आप कोई भी पॉजिटिव काम करने का सोच लेते हैं और उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव होता है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जो भी अच्छा सोचेंगे वो आप कर जाएंगे। टू एंड द कॉन्वर्सेशन, हमारे बहुत से यंग इंडिविजुअल्स भी हमारा शो देखते हैं जो भी अपने करियर को शुरू करने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा?
उनको सबसे पहले काम को वैल्यूएट करने से पहले अपने आप को वैल्यूएट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको किस मकसद के लिए पैदा किया है। सही। अगर वो अपने आप को इवैल्यूएट किए बगैर कोई भी काम सिलेक्ट करके जो काम उनको अच्छा लग रहा है और वो अट्रैक्ट कर रहा है उसमें वो चले जाते हैं, तो वो पूरी लाइफ अपनी इरिटेशन में गुजारेंगे। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस मकसद के लिए पैदा किया और उनके अंदर बिल्ट-इन क्या खूबियां हैं और क्या सलाहियत हैं। जब उनको पता चल जाए कि लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को पता चल जाता है कि वो अच्छा बोलने वाला है तो उसको चाहिए वो एजुकेशन में चला जाए। अगर किसी बंदे को पता है कि मेरा माइंड टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा चलता है तो उसको इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। जब हमारे लिए अल्लाह ताला ने देखे ना, हम सांस लेते हैं तो अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन का बंदोबस्त रखा हुआ है, हमें रोशनी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने सूरज पैदा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारी खुराक के लिए हजारों तरह की डिशेस और नेमतें पैदा की हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी भी बंदे को अल्लाह ताला ने खूबियों के बगैर भेज दिया हो जिंदगी गुजारने के लिए? तो अल्लाह ताला ने रोजगार कमाने की सलाहियत भी उस बंदे के अंदर रखी होती है, जस्ट उसको पहचान करनी होती है और वो पहचान करने के बाद अगर वो उसी फील्ड में चला जाता है तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और सक्सेसफुल हो जाती है और वो बंदा दुनिया के लिए यूजफुल हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि बाकी तो ये चीजें हैं नॉर्मल, हर बंदा ही कहता है कि आप ऑनेस्टी से काम करें, आप डिवोशन से करें, आप फोकस रखें, तो ये चीजें तो हैं ही। बट आइडेंटिफाइंग आई थिंक योर यूनिक सेलिंग पॉइंट ना, वही वाली बात। जी बिल्कुल उसको मद्देनजर रखना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एंडिंग एंड लर्निंग नोट और बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत होलसम कॉन्वर्सेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस। थैंक यू। So this was our conversation with Mr. Chaudhry Aurangzeb, a truly very wholesome and a refreshing conversation जिसमें youth के लिए भी बहुत कुछ सीखने को था। और for more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO only on Discover Pakistan.